वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हम साइंस में जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पहले चैप्टर का देखते हैं। आइए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। चलो, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है जी, अरस्तु को कहा जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान के भी जनक कहा जाता है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1801 में। किसने किया था? लेमार्क ने। चलो दी बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बायोलॉजी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ माने जीवन। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। चलिए, पहला पाठ है जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि। सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखे। तो सजीव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होता है जी? सजीव भोजन ग्रहण करता है, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना और गति। चलिए, पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है। या दूसरे तरीके से इसे कहते हैं कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्धि करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। पोषण के प्रकार देखो, पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? चलिए, स्वपोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल। यानी स्वपोषण का अर्थ हुआ कि पोषण का वह विधि जो जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हरे पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रपोषण किसे कहते हैं? प्रपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही प्रपोषण कहते हैं। देखो यहाँ पर गलत हो गया, स्वपोषण लिख दिया है लेकिन यहाँ प्रपोषण लिख देंगे। प्रपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। प्रपोषण के प्रकार। प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर प्रपोषण को 3 वर्गों में बांटा गया है। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। आइए, परजीवी प्रपोषण किसे कहते हैं? परजीवी को अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइट। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ और दूसरे जीव का हानि होता है, परजीवी कहलाता है। दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ होता है और दूसरे जीव का हानि होता है, परजीवी कहलाता है। देखो, भैंस और जोंक। जो जोंक होता है ना, भैंस को खून चूस लेता है, तो जोंक को तो लाभ हो रहा है, भोजन मिल रहा है खून के रूप में, जबकि भैंस को खून निकल रहा है तो भैंस को हानि हो रहा है। मानव के सिर में रहने वाले जू, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में ढील रहती है, लीख रहती है, जू रहती है, तो उनको तो भोजन मिल जाता है, लेकिन हमारे खूनों को चूसती है तो हमें हानि पहुंचती है। चलो, परजीवी के मुक्त 2 प्रकार होते हैं। परजीवी के मुक्त 2 प्रकार होते हैं। एक बाह्य परजीवी होती है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, और दूसरा अंतः परजीवी, इंटरनल पैरासाइट। परजीवी का वह रूप है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल आदि, ये जो होते हैं ना, बाहर से भोजन करते हैं। अंतः परजीवी, इंटरनल पैरासाइट, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है। ठीक है ना जी। अंतः परजीवी पर पोषण कहलाता है। जैसा फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटा अमीबा, हिस्टोलिटिका इत्यादि। चलो, दूसरा कहते हैं, आ गया मृतोपजीवी किसे कहते हैं? सप्रोफाइटा। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना
पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मृतों परजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है। प्राणी समपोषी किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी समपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक आदि। आइए पौधों में पोषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कितने चीज़ों की होना ज़रूरत होती है? तो 4 चीज़ों की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो वायुमंडल से। जल कहाँ से लेते हैं जी? जमीन से। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम। चलो जी, एक 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की उपस्थिति में होती है क्लोरोफॉल। तो 6C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है। प्रमाणित करें। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश को होना आवश्यक है। साबित कीजिए। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री लेते हैं। एक गमला में लगा हुआ पौधा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आयोडीन का घोल लेते हैं, काला कागज एवं क्लिप लेते हैं। क्रिया विधि: गमला में लगे पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए, यानी पत्ती से स्टार्च निकल जाए। पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देते हैं। ठीक है। इसके बाद गमला में लगा पौधा का 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देते हैं। पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो देते हैं। अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल यानी नमक का घोल गिराकर देखने से पता लगता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर सफ़ेद हो गया है, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को होना आवश्यक है। अगला, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे, जिसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती जो है स्टार्च रहित एवं चितकाबरा हो जाए। उसके बाद गमला में लगे पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर धो देते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल से घुलनशील होता है। क्लोरोफिल किससे घुलनशील होता है? अल्कोहल से। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का रंग काला नीला एवं जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। अतः इस प्रकार से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना अति आवश्यक है। चलो, उपकरण: हम गमला में लगा पौधा लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल से भरी बोतल लेते हैं, कॉर्क लेते हैं, KI का घोल लेते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। एक हरी पत्ती को चौड़ी मुंह के बोतल में कर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर देते हैं। उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं।
कुछ घंटे बाद पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर एल्कोहल से धोकर उस पर पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का घोल डालते हैं। निरीक्षण, पत्ती का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग जो बोतल में था पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख लेती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी न होने से पत्ती का अग्रभाग में मंड का निर्माण नहीं होता है। मंड माने स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। शेष भाग मंड का कारण नीला हो जाता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना अति आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, परखनली लेते हैं, जलीय पौधा लेते हैं, कीप लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्य का विधि, बीकर में 2/3 भाग जल लेते हैं, हाइड्रा के पौधों को पानी में डालकर कीप से ढक देते हैं। ठीक है, अब कीप को जल से भरे परखनली की सहायता से सावधानीपूर्वक ढक देंगे। धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन का बुलबुला परखनली में दिखाई दे रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है। प्रकाशिक क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिकी क्रिया कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिकी क्रिया कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेन भाग में संपन्न होता है। अप्रकाशिक क्रिया यानी प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। यह स्ट्रोमा एक ऊतक में संपन्न होता है। उपापचय क्या है? सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय कहा जाता है। सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया का उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। उपापचय, इसमें अणु जुड़ता है, अपपचय, इसमें अणु टूटता है। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। अंतर्ग्रहण, इनिगेशन यानी अंतर्ग्रहण, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया के अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया का अंतर्ग्रहण कहा जाता है। पाचन, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। स्वांगीकरण, पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीवदरों का निर्माण होता है, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। बहिष्करण, भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? कोई भी जीव सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए शोषण प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूँकि शोषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, हम सभी अपने दैनिक कार्यों का संपन्न करते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। अमीना अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नीमा जैसा संरचना बनाता है, जिसे कूटपाद कहते हैं। कूटपाद किसे कहते हैं? अमीबा अपनी सतह पर अंगुलीनुमा जैसी संरचना बताता है, जिसे कूटपाद कहता है। यह कूटपाद अपने चारों ओर प्यालेनुमा संरचना बनाता है, जिसे कूट कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन के चारों ओर घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद धानी या रासधानी का निर्माण, अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि।
यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रितिका में होती है और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपचय पदार्थ को छिद्र या रीति के सहारे बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण कार्य करता है। शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है? जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला ऑक्सीजन की कम मात्रा पाया जाता है। स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें शोषण अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से शोषण की क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं।